बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ और एयर चीफ के हमरा फ्रंट लाइन का आज दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने के दुश्मन के दावे खाक में मिला दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे पर कभी सोचना भी मत, पानी हमारी रेड लाइन है, इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते, हमारी अमन की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज जो तकरीर की गई है, उन्होंने कहा है कि पानी पर हमारा हक है और उस हक को हासिल करके रहेंगे, जबकि उन्होंने कहा कि आए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है हल करते हैं। देखिए जी, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े खुल के पाकिस्तान को मौका बयान किया जी। आर्मी चीफ भी साथ थे, जनरल नासिम मुनीर साहब, और दीगर जो सिविलियन और अस्करी क़यादत भी वो मौजूद थी। पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है इस वक्त जी। जो मैंने कल भी बात की थी, पाकिस्तान एक सेलिब्रेशन और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं लोग कि बहुत से लोगों को तो शायद पाकिस्तान में भी इल्म ही नहीं कि क्या होने जा रहा था। जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या होने जा रहा था जिसको नाकाम बना दिया गया, और क्या प्रॉपर न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, क्या ये आने वाले दिनों में बात खुलेगी। लेकिन ये कि बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी का मंसूबा मोदी सरकार बना के बैठी थी, जो नाकाम हो गया। अच्छा, अब कल सदर ट्रंप, जो कि सऊदी अरेबिया में कल उनका दौरा, बड़ा तारीख़ी दौरा, बड़ा ज़बरदस्त दौरा, और उसमें उन्होंने ख़िताब किया रात को सऊदी अमेरिकन सऊदी इन्वेस्टमेंट जो सारा है सिलसिला, और उसमें जो है वो 300 बिलियन से ज़्यादा तो डिफेंस और बाकी 600 बिलियन की जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं वो आ रही हैं जो दीगर शोबाजात में, और उसमें बहुत क्योंकि वो ह्यूमेन के नाम से उन्होंने एक अपनी कंपनी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में बड़ा उनका वेंचर कायम हुआ है। तो कई जो दुनिया के जो बड़े एआई से और टेक से रिलेटेड जो अदारे हैं, उन्होंने वो फौरी तौर पे उन्होंने कल जो है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एनवीडिया का दिखाऊं, अगर 8th तो ह्यूमेन जो सऊदी अरेबिया का एक जाइंट, ये पूरा मेरा ख्याल है इस खत्ते में शायद सऊदी अरेबिया सबसे आगे अब जा रहा है। एनवीडिया जो है, अगर उनका हम देखें तो उन्होंने ह्यूमेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है एआई फैक्ट्रीज़ के लिए और फ्यूचर इन सऊदी अरेबिया। इसमें जो ये बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 18,000 एनवीडिया की GB300 ग्रेस ब्लैकविल एआई सुपर कंप्यूटर, ये लेटेस्ट उनका पहला फेज़ जो है ये एनवीडिया वाले बना रहे हैं सऊदी अरेबिया में एआई फैक्ट्रीज, और 500 मेगावाट की पावर्ड होंगी वहाँ पे बिजली और ये सारा। तो एनवीडिया ने एक उनके साथ, अच्छा एनवीडिया ज़ाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी वो जो कंप्यूटर चिप्स और सारी हम बात कर चुके हैं, और बिल्कुल वो नैनो टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक बाल की जो नोक है उसके बराबर। और इनके साथ साथ जो फिर AMD दूसरी जो कंपनी है, उसका जो बहुत बड़ी जाइंट है, उसका मैं प्रेस रिलीज देख रहा हूँ 9th, तो उन्होंने भी ह्यूमेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है 10 बिलियन की, ये 9th, और 10 बिलियन की उन्होंने पार्टनरशिप की है, और वो जो है वो भी यहाँ पे 500 मेगावाट्स AI कंप्यूट कैपेसिटी अगले 5 सालों में सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे AMD वाले ह्यूमेन के साथ मिलके। ये जो हमें बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर अगर हमारी टीम करे तो ये लास्ट पैराग्राफ में ये हमें नज़र आ रहा है 10 बिलियन। तो 10 बिलियन के साथ इनकी जो है वो शराकत दारी हुई है 500 मेगावाट अगले 5 सालों में, AMD और ह्यूमेन। तो सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप समझें कि शायद इस रीजन का या बहुत बड़ा एक जो है वो टेक हब सऊदी अरेबिया जो बनने जा रहा है। अच्छा, फिर अमेज़ॉन वाले जो हैं, अमेज़ॉन वालों का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ 10th अगर देखें तो अमेज़ॉन वेब सर्विस, वो जो AWS के नाम से अमेज़ॉन वाले काम करते हैं, तो उन्होंने उनके साथ जो है वो 10th उनका जो एलामिया आया है वो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें ये स्मार्ट सिटीज़ और उस तरफ ये ज़्यादा
जो है ना ये इंटरेस्टेड हैं कि मतलब और बहुत कुछ और, लेकिन उसके साथ साथ ये एआई में भी और बहुत सारे और कामों में भी इनकी जो है वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो बहुत सी कंपनीज के वहाँ पर ही, तो मैंने 3 आपको सिर्फ एआई रिलेटेड दिखाए हैं, लेकिन इलॉन मस्क जो हैं स्टारलिंक सऊदी अरेबिया में, और फिर रोबो टैक्सीज, और फिर उसके बाद वो स्मार्ट सिटीज़ पूरी जो सऊदी अरेबिया के अंदर बनाने, वो इलॉन मस्क उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, और स्टारलिंक सऊदी अरेबिया में जो है वो काम करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया का बड़ा इसमें एक बहुत कामयाब और तारीख़ी दौरा प्रेसिडेंट ट्रंप का था। रात को कल उन्होंने खिताब किया, और वहाँ पर उनका जो खिताब था उस खिताब पे तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जिक्र हो रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने जहाँ और बहुत सारी बातें की, बहुत तारीफ़ की उन्होंने सऊदी अरेबिया की। उन्होंने जो है वो वहाँ के जो क़यादत है उनकी बहुत तारीफ़ की, वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की। और फिर उन्होंने एक बार जो है दोबारा उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फिर जलील किया, वहाँ पे तंज़ किया कि इसको भारत में तंज़ के तौर पे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो मैंने उनके दरमियान सीज़ फायर करवाई, और सीज़ फायर करवाई, और सीज़ फायर करवाने के बाद जो है मैंने तो दोनों से कहा कि तिजारत करो, आगे बढ़ो, और मार्को रूबियो उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको भी उन्होंने गवाह बनाया, और वो भी तालियां बजी सारे लोग उसमें, और वो जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने सीज़ फायर करवाया है, और मैंने कहा कि भाई आगे बढ़ो, तिजारत करो, टैरिफ ट्रेड का उन्होंने जिक्र किया, आगे बढ़ो, और इस ये जो जंगों की तरफ तुम जा रहे हो इनसे आगे निकलो, और दोनों मुल्क की क़यादतें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और मेरा उनसे रब्ता है। तो ये जो है ये भारत में, मैं अभी सऊदी अरेबिया के इस विज़िट पे आने से पहले मैं भारत में 4-5 सवाल जो हैं वो ऐसे हैं जो मैंने आपसे कहा ना कि अब जो कल भी बात की थी आज भी, कि अब नरेंद्र मोदी की जो बाकी तमाम सियासी ज़िंदगी या तमाम अरसा है वो आज गायब हो गए हैं। फिर चिकन आउट, मतलब वो तमाम अब इस वजाहत में गुजरेगा कि ये ऑपरेशन संदूर क्या था। ये ज़हन में रखें कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं रियाद में मोहम्मद बिन सुलेमान वली अहद वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया की मौजूदगी में, जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं और दुनिया के बेहतरीन लोग मौजूद हैं, टेक इंडस्ट्री के भी, बोइंग के भी, सिटी ग्रुप के भी, सऊदी अरेबिया के जो सारे लोग मौजूद हैं, और खलीजी ममालिक से जिन लोगों से उन्होंने आज सुबह मिलना था वो भी सारे पहुंचे हुए थे। तो उनके सामने सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस क्यों मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जब पहलगाम का वाकया हुआ, पहलगाम का, तो उस वक्त मोदी जो है भारतीय वज़ीर आज़म वो सऊदी अरब में थे, और उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी, और उन्होंने अपना खाना ये कहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ हूँ। खाना खा के वो वापस लौटे थे, वापस लौटने के बाद वो मेरा ख्याल से बिहार लैंड हो गए थे। सीधा बिहार लैंड होने के बाद उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की थी। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये पूरी बात कर रहे थे तो मोहम्मद बिन सलमान भी उस पर खुशी का और मुसरत का इजहार कर रहे थे कि क्योंकि देखें आप एक वक्त में जो है ना वो एक वक्त में चंद लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत से लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो अब उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि उस दिन हुआ क्या, तो हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें कुछ, दुनिया को कुछ नहीं पता कि किसने किया है वो, सवाए यह है कि वो जो 3 या 4 खाके आ गए थे, पेंसिल स्केचेस जो इन्होंने जारी किए थे, पहले दूसरे दिन इन्होंने जारी कर दिए थे, पेंसिल स्केचेस जाहिर किए थे, जारी कर दिए थे कि ये मतलूबा लोग हैं जो कि जिन्होंने वहाँ पर ये दहशतगर्दी का हमला किया। और वो पेंसिल स्केचेस जो हैं वो जारी करके वो फिर वो लोग कौन से थे जिनके स्केचेस जारी किए, इन्होंने कहा कि जी वो जो हैं वो पेंसिल स्केचेस, आपको याद होगा सबको, हमारी टीम को अगर वो हैं उनके पास तो पेंसिल स्केचेस से इन्होंने ये कहा कि जी वो जो है ये वो लोग हैं जो ऐनी शाहिदीन ने
बताया है कि इन लोगों ने कत्ल किया, और फिर उसके बाद ये एक वीडियो क्लिप्स आ गया था एक अजीब सा जिसमें एक आदमी है और वो वीडियो बना। इसके अलावा दुनिया को कुछ नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। अच्छा, वो जो पेंसिल स्केचेस हैं, अभी हम थोड़ी देर में उसको दिखा देंगे पेंसिल स्केचेस को, तो वो जो स्केचेस इन्होंने 3 लोगों के जारी किए थे, 3 लोग इन्होंने कहा कि जी वो कलमा पढ़वाया, और उसके बाद ये जो ऐनी शाहिदीन ने ये बताया कि जी ये इस तरह के लोग थे, और 3 शख्सियात इन्होंने जाहिर की। सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए, मतलब क्या उनके कोई नाम थे या नहीं थे, क्या उनकी शनाख्त हुई या नहीं हुई, क्या उनका किसी को इल्म है या इल्म ही नहीं है कि वो, मतलब स्केचेस जाहिर हुए ना, बस स्केचेस बताए, और फिर उसके बाद ये कि उनकी कोई पहचान थी, उनका कोई नाम होगा, क्या वो भाग गए, क्या वो पकड़े गए, क्या वो मारे गए, गिरफ्तार हो गए, क्या हुआ, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। उसकी कोई तफ्तीशी टीम बनी, उसका कोई दुनिया को बताया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और एक खामोश एक सिलसिला चलता रहा। ये वो अरसा है जिस दौरान पाकिस्तान पूरी दुनिया से बात करता रहा, पूरी दुनिया से, कि इसकी एक गैर, ये फॉल्स फ्लैग है नंबर 1, नंबर 2 ये जो है ये इसकी एक गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए, और आलमी बरादरी आके इसको देखिए कि ये किसने किया है। इस तमाम अरसे में ये होता रहा। उसके बाद मोदी सरकार जो है वो अचानक एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू कर दिया, और ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू कर दिया, और उसके बाद ऐलान किया ऑपरेशन सिंदूर का, और वो उसके बाद 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो पता नहीं कहाँ तक मामला चला गया। एक अटैक हुआ है शायद, फिर दूसरा हुआ है, फिर उसके बाद उनके जहाज़ गिरे हैं। अच्छा, अगर उनके जहाज़ नहीं गिरे तो राफेल के शेयर्स, राफेल क्या ये परचून की दुकान पे ख़रीदते हैं लोग आटे चीनी के साथ, कि इसका जो भाव बढ़ जाएगा, आज चावल इतने के किलो हो जाएंगे तो कल दाल इतने की मिलेगी। राफेल तैयारे दुनिया की जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स ख़रीदती हैं। राफेल जहाज़ों का अगर वहाँ पे गिरा है शेयर पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब है कि मिलिट्रीज़ ने, इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया। तो ये जो है ये कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा, अब ये रशिया में बात चल रही है मीडिया में, और मैं इंडियन मीडिया कोट कर रहा हूँ यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए कि रशिया में क्या बात हो रही है। ये 49 स्लाइड अगर हम दिखा सकें। डंप राफेल 49th, डंप राफेल एंड बाय Su-57। रशियन मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, और चाइना का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि रशिया का मीडिया, ठीक है ना, कि राफेल को डंप करो, और जनाब रशियन मीडिया जो है वो कह रहा है कि आप जो है वो साथ आ जाएं। रशियन मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ, और कह रहे हैं कि राफेल को डंप करो। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये एक एम्बेरसिंग सूरत हाल है वज़ीर आज़म मोदी के लिए, मज़ीद एम्बेरसिंग। आज वो मेरे ख्याल से पब्लिक वगैरह में नहीं गए, आज उनके जुलूस वगैरह निकल रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के बाकी सारे, आज वो लोगों में नहीं गए। लेकिन इंतहाई जो है वो इस तरह की जो तंजीमें होती हैं ना, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, उसमें फिर अंदर ही कहीं कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि जराइम पेशा अनासर होते हैं ना। तो जराइम पेशा अनासर होते हैं तो फिर वो अंदर ही कहीं उनमें कहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है, और वो जो गड़बड़ है उसके नतीजे में एक दूसरे से ख़तरा पैदा होता है कि किसको क्या पता है, किसको क्या नहीं पता। आप देखें ना, वो कर्नल सूफिया जो हैं उनके पीछे लग गए थे, फिर उसके बाद वो उनके जो फॉरेन ऑफिस के उनके जो बात कर रहे थे, मिस्री नाम है गालिबन, उनके पीछे लग गए थे सारे। तो ये है कि ये अंदर ख़तरा है, और इस आज जो एक पहला ख़तरा किसी शख्सियत की तरफ से उसके अदारे ने, यानी ये उसने नहीं कहा, वो वजारत ख़ारजा है भारत की, उनकी तरफ से एक गैर मामूली, और ये मीडिया को जारी किया गया है बाकायदा, खामोशी से भी हो सकता था, मीडिया को जारी किया गया है, और वो ये है कि जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं उनकी जान को ख़तरा है। और ये इंडियन एक्सप्रेस, मैंने कहा मैं उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ कि 39th, सेंटर प्रोवाइड्स बुलेट प्रूफ कार टू एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर। इसको बाकायदा ये
इशू किया गया है, लेकिन एक ख़त गया है कि जी उनकी जान। देखें, अगर वज़ीर ख़ारजा हैं तो उनको बुलेट प्रूफ कार देने वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आप उनके पास वैसे ही होनी चाहिए, वैसे ही होगी उनकी। लेकिन इसको अगर मीडिया में आप एक ख़त की सूरत कि उनकी तरफ से ख़त गया है वजारत ख़ारजा की तरफ से मरकज़ को, ओ भाई मरकज़ में ही तो हैं, ये सेंटर में नहीं है तो और कहाँ पे हैं, ये दोबारा ज़रा दिखाएं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सेंटर प्रोवाइड्स बुलेट प्रूफ, ओ भाई सेंटर में ही तो वो हैं, तो क्या उनको वजारत ख़ारजा कह रही है सेंटर को ख़त लिख के कि उनको बुलेट प्रूफ कार दें, उनकी जान को ख़तरा है जयशंकर की, तो सेंटर उनको, वो सेंटर में नहीं है क्या, वो पेरिफेरी में है कहीं, पता नहीं। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। दूसरी बात ये है कि ये मामला जो है ये अब ख़राब हो रहा है इसलिए कि सारी दुनिया के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ये बात की है और ये उन्होंने एक तरह से एम्बेरस किया है, मुकम्मल एम्बेरस किए, और वो करेंगे मज़ीद, ठीक है। और उसके बाद जो है, और ये जिस जगह पे हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर मोदी साहब मौजूद थे, ठीक है। और ये वो लोग हैं, कल के जो इन्वेस्टमेंट फोरम था, ये वो हैं हुज एंड हु जिसे कहते हैं ना, जो तमाम लोग जो मैटर करते हैं अमेरिका के, वो उनके साथ थे। मार्को रूबियो भी थे, उनके बाकी पूरी टीम थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनके मतलब है कि जो भी लोग मैटर करते हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो अब ये एक सवाल अपनी जगह है कि अगर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया तो फिर जंग के ख़ात्मे का, अच्छा जंग हमने नहीं शुरू की, ये ध्यान में रखें। ये जो दिफा है, ये इसको दिफाई जंग कह लें, ये फ़र्ज़ है, ये जिहाद है कि आप जब दिफा करते हैं ना अपना, तो ये एक जिहाद की, एक दिफाई जिहाद होता है। तो आपने जो है वो अपने दिफा में हम खड़े हुए कि हमारे ऊपर अटैक हो गया उनका, ऑपरेशन सिंदूर का, और फिर हमने मार्का, और फिर ऑपरेशन में लॉन्च किया कि हम भी एग्रेशन के साथ जाएंगे। और फिर हमने, क्योंकि वो इधर नहीं आए, उनके जहाज़ इधर नहीं आए, हमारे जहाज़ उधर नहीं गए, तो उनका मलबा उधर है, तो उधर ही पड़ा है, ठीक है ना। उनके जहाज़ पाकिस्तान के उधर से उधर, मिसाइल उधर से फायर हुए हैं ना, इधर से उधर फायर हुए हैं, तो उनके जहाज़ जो गिरे हैं वो उधर ही पड़े हैं। तो इसीलिए हमारे हाथ होते तो यहाँ पे, तो हम तो इसको नुमाइश टिकट लग चुका होता बच्चों का इसके ऊपर, राफेल तैयारों का। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इन्होंने ये क्या किया। और ये कल भी मैंने बात की थी, और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे, आज वो नहीं आए लोगों के सामने, फिर अवाम के सामने आज नहीं आए, और इनके बीजेपी के लोग और बाकी जो हैं वहाँ पे आरएसएस के, वो ज़ाहिर है ढूंढ रहे हैं, मतलब है कि जलूस वगैरह निकाल रहे हैं। और ये बुनियादी सवाल अपनी जगह रह गया कि क्या, और ये बात मैंने आज नहीं की, ये बात मैं आज से 4-5 साल से मुसलसल कह रहा हूँ कि अमेरिकन इनके साथ नहीं है जी। ये मैं बाइडेन दौर से कह रहा हूँ, ये मैं उससे पहले ट्रंप दौर से कह रहा हूँ कि अमेरिकन इनके साथ नहीं है, इनको अल्टीमेटली डंप करेंगे इंडिया को। यानी ये एक तो हो ना कि अचानक मैं कोई अपना एक पॉलिसी, अचानक पॉलिसी स्टेटमेंट दूँ, अचानक जी कल हो गया परसों हो गया, नहीं। मैं मुसलसल ये बात, ये मेरा मौक़िफ़ है कि इंडिया को अमेरिका डंप करेगा, मोदी सरकार को तो लाजमन करेगा। और ये पहले बाइडेन के दौर में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने, इनके लोगों पे FIR, G20 समिट में जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद वो जो कत्ल करने की कोशिश की इन्होंने सिख रहनुमा, एक को कत्ल कर दिया सिख रहनुमा को, एक को जो कत्ल करने की कोशिश की जो पन्नू हैं, और फिर उसके बाद वो पूरा है, और काश पटेल भी मदद नहीं कर सके, ठीक है। इनकी काश पटेल और ये सारी बात हो रही थी ना, सारे जी प्रो इंडिया लोग आ गए, और ये आ गए, और वो आ गए, और पंडित और मोदी जी, और वो हाउदी मोदी, और वोट डालो मोदी, नहीं वो ट्रंप को वोट डालो, वो सारा डब्बा हो गया सारा का सारा। और अब ये टैरिफ के मामलात, अब ये आवाम को, लोगों को बताएं तो सही ना कम से कम कि भाई ये क्या है टैरिफ के मामलात। आगे देखें, मैं ये मोदी सरकार को अलग करता हूँ भारत के लोगों से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत देखें मेहनत करने वाले लोग हैं, और जो तालीम याफ्ता हैं या जो नहीं है तालीम याफ्ता, या जो आला तालीम के अच्छे लोग हैं। अब यह है कि एक टोला आके बदमाशों का, वो पूरे मुल्क को उसने एक बड़ी जंग में झोंकने वाला था, और अगर इन्होंने शुरू नहीं की तो इन्होंने, यानी ये जंग ख़त्म किसने करवाई है? ये जंग ख़त्म हो गई है ना, ये तो फिर कैसे हुई, किसने करवाई है ख़त्म?
ट्रम्प ने करवाई है ना, अब कह रहे हैं ट्रम्प ने नहीं करवाई, तो फिर क्यों, फिर आप करें ना। अभी कुछ, अभी शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ वहाँ मौजूद थे ना, सारी क़यादत मौजूद, अब करें। तो बात सारी ये है कि ये जो है ना, ये फंस गए अपने अपने ही, वो कहते हैं ना शैतानी चक्कर में खुद ही फंस गए। और अब ये इससे निकलेंगे कैसे, या तो गुस्से में शदीद, या ये है कि ये जो मैंने कल भी बात की थी कि नफसियाती मसाइल में जा चुके हैं, ये शदीद डिप्रेसिव साइकोसिस में जा चुके हैं, और उसके बाद जो है वो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ फिर निकल नहीं पाती कि भाई मुझे ट्रंप ने ये कह दिया है। मतलब मुझे बताया ना कि ट्रंप से अब कैसे बात होगी, मतलब ट्रंप से कैसे बात होगी। ट्रंप कह रहा है कि मैंने करवाया, और ट्रंप कहते हैं कि वो मैं खाना अरेंज करवाता हूँ दोनों मुल्कों की क़यादतों का, कि वो कहीं जाके खाना खाएं। शहबाज शरीफ साहब और जनाब मोदी की तरफ इशारा था उनका, तो उन्होंने ये तंज किया, हकीकत में कहा जो भी कहा, उन्होंने कहा खाना खाओ किसी जगह बैठ के, वो सारे उस एक कहका बुलंद हुआ। तो अब ये है कि ये जो है ना, ये इनके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे बकौल मोदी साहब सरकार के। मैंने कभी नहीं माना कि इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर यहाँ पे, इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी थी, इनको पता नहीं क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी थी इनको अमेरिका की, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं देखें, ये मैं वही बात कह रहा हूँ, या मैं ये बात आज कहूँ, या ये बात है कि मैं इसको पिछले 5 साल से या 10 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया, इनको ये इंडिया डंप हो जाएगा। मोदी सरकार तो लाजमन डंप होगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो F-35 तैयारे इन्होंने लेने हैं अभी, ठीक है। राफेल चले गए SU 57 में, और इन्होंने फ़र्क करना है अभी F-35 तैयारे, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमिटमेंट्स उन्होंने पूरी की हैं सऊदी अरेबिया ने। और उसके बाद जो दूसरा वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो एक तो ये इवेंट हुआ बड़ा ज़बरदस्त, रात को बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई। अच्छा, वो भी सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी वहाँ कर रहा है, मतलब ये म्यूचुअल है, डिफेंस डील्स भी हुई हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो सुबह मुलाकात, एक तो उन्होंने जो GCC फोरम से खिताब किया, और उसमें जो दूसरे जो खलीजी रियासतों के जो रहनुमा थे वो मौजूद थे। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक शख्सियत से उन्होंने अलग मुलाकात की, और वो थे अहमद शारा। और उससे पहले कल रात को वो सीरिया पर से सारी पाबंदियां ख़त्म कर चुके थे। सीरिया पर से पाबंदियां उठते ही पूरे शाम में, दमिश्क में लोग सड़कों पे जश्न मनाते हुए वहाँ पे आ गए, और जनाब वहाँ पर उन्होंने साथ ही ट्रम्प टावर का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अब होंगी ना, देखिए ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का रास्ता खुल गया, पाबंदियाँ हट गई तो एकदम वो। लेकिन ये कि प्रपोजल तो ट्रम्प साहब उनके साथ बैठे। अच्छा, अब इस मुलाकात में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये मुलाकात ऐसे नहीं हुई। अच्छा, अहमद शारा के बारे में आपको बता दूँ, अहमद शारा जो हैं उनकी पैदाइश रियाद की है, वो उनकी फैमिली जो है वो गोलान पहाड़ियों से सऊदी अरेबिया आ गई थी। वो सऊदी अरेबिया में रियाद में ही पैदा हुए थे, और रियाद में पैदा होने के बाद फिर दमिश्क गए थे, और फिर इन्होंने अलकायदा ज्वाइन कर ली थी, यानी अन-नुसरा फ्रंट। और ये तो बात की, ये तो बात है ना, जब ये दाइश, ये जब 2011-12 के बाद, उससे पहले 2003 में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत और अबू मुसाब जरकावी और ये सारे, तो उस वक्त ही अलकायदा ज्वाइन कर गए थे, अरेस्ट हो गए थे और अमेरिकन कस्टडी में ये रहे, और ये जो हैं अमेरिकन के जेल में रहे, और ये 2006 से 11 तक ये जेल में रहे, और उसके बाद ये वहाँ से जेल से निकले, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है नुसरा फ्रंट और बाकी ये सारी उसमें इनसे मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन इस मुलाकात की अहम तरीन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस मुलाकात की पिक्चर देखें, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये पिक्चर दिखाएं ज़रा, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अहमद शारा, MBS और डोनाल्ड ट्रंप। क्या था इसमें? एक और फिगर हम भूल रहे हैं, जब ये टॉक्स हो, ये गुफ्तगू हो रही है ना, ये सारे साथ बैठे हुए हैं, उसमें मार्को रूबियो भी हैं, ये MBS भी हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैं, और वहाँ पे फैसल बिन फरहान भी हैं, सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं, और लंबी इनकी मुलाकात हो रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई जनाब वहाँ, और एक शख्सियत जो है वो इस मुलाकात में जो अपने मुल्क में बहुत अहम इस वक्त ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम, और ज़ाहिर है वैसे भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा बिजी दिन है उनके लिए, बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं जो आने वाले दिनों में ख़ित्ते के हवाले से। वो जनाब एक
वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वो इस पूरी गुफ्तगू में शरीक हो गए, और वो उनका नाम है जनाब रजब तैयब उर्दगन। तो ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात में रजब तैयब उर्दगन, मोहम्मद बिन सुलेमान, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम्स, और टर्की से जो प्रेसिडेंट उर्दगन हैं वो इस तमाम मुलाकात में गुफ्तगू में शामिल थे। और उसके बाद जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्रेसिडेंट उर्दगन ने वीडियो, अब आप देखें कहाँ पे, सऊदी अरेबिया, टर्की, अहमद शरा, यानी ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ ना कि अहमद शरा कर, मुझे नहीं पता तुलसी गैबर्ट किधर गई हैं, वो इनके पीछे लगी हुई थी, वो कहती थी हमारा प्रोजेक्ट है, फलां है, वो दाइश वालों को कि इसको बंद करो, ये करो, वो करो, वो जो भी था मामला रौला रप्पा था। लेकिन ये है कि वो तो असद के साथ थी, तो वो कहीं है ही नहीं। और ये जो है इसमें अच्छा, अब कतर पहुँचे हैं और अब जनाब एक बात उनसे की है मोहम्मद बिन सुलेमान ने, सारी की सारी ये इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी बात, और वो बात की है कि गज़ा पे आपके ऐलान का हमें इंतज़ार है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कतर लैंड हो गए हैं। जी आप वक्फा लें, उसके बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के IMF के साथ मामलात भी तय हो गए हैं और जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त थी वो भी मौसूल हो गई है। जल्द से जल्द हमें अपनी मईशत को ठीक करना है, और मईशत हमारी उस वक्त ठीक होगी जब तक एक तो हम अपने खराजात कम नहीं करेंगे। ये जो मामलात हैं इंडिया के साथ, एक ज़ाहिर है कि तवील एक मतलब एक आप समझ लें कि एक बैटल तो अभी ख़त्म हुई है, लेकिन वॉर तो अभी चलेगी, जंग, तवील जंग एक शुरू हो गई और वो किसी ना किसी रुख में चलती रहेगी। तो उसकी और बाकी पूरी दुनिया आप देखें ना, ईजान पूरी दुनिया में आप देखें क्या बपाया। अच्छा, मैं इंडिया में और दो चार बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन चूँकि मोदी साहब इस वक्त चिकन आउट हो चुके हैं अपनी सारी सरकार के साथ, तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त खातून है, इनका नाम है इंदिरा राना। ये नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसकी ये डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, और इन्होंने दौरा किया है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का दौरा किया है इन्होंने, और वहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई हैं, काफ़ी अहम जो ओहदेदार हैं वहाँ पे, सिविल सोसाइटी और डॉक्टर यूनुस के साथ भी मुलाकात हुई। अच्छा, अब इन्होंने मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया है एक्स पे, अब ट्वीट अभी तक ज़बान पे लफ्ज़ चढ़ा हुआ है, एक्स के ऊपर उन्होंने मैसेज डाला है। वो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर उस मैसेज को ज़रा थोड़ा सा हमारी टीम बड़ा करके दिखाए, मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये शायद इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, इनको पता नहीं कि उस मैसेज की इंपॉर्टेंस क्या है। वो मैसेज जो है वो ये है कि चीफ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, डॉक्टर यूनुस का बयान है, ठीक है, डॉक्टर यूनुस का जो बयान है वो ये है, अब आप यहाँ से देखें, डॉक्टर यूनुस ये कह रहे हैं कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड हाइड्रो पावर कोलैबोरेशन विद नेपाल, बांग्लादेश नेपाल के साथ मुआहदा तय करने जा रहा है, लेकिन दो मुल्कों का नहीं, रीजन का। अब उस रीजन में कौन है? बांग्लादेश क्या अनाउंस कर रहा है, उस रीजन में कौन है? आप जरा सुने, ये आगे देखें। डॉक्टर यूनुस कह रहे हैं, ही इज कॉल्ड फॉर एन integrated economic strategy between Bangladesh, Nepal, Bhutan and 7 northern eastern states of India। उनके साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनके साथ रीजनल, ये एक नया रीजन है, ये नया रीजनल इकोनॉमिक एक मुआहदा तय पा रहा है, जिसमें वो 7 सिस्टर, इसमें कोई मोदी वोदी नहीं है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया है। और ये अनाउंस किया है ये जो इंदिरा राना साहिबा के साथ मुलाकात के दौरान, इनकी तरफ से खामोशी छाई हुई है।
अच्छा, देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लान। ये आगे देखें, प्रोफेसर यूनुस स्ट्रेस्ड, ये उनका स्टेटमेंट है, प्रोफेसर यूनुस स्ट्रेस्ड द अर्जेंसी ऑफ fostering regional cooperation to shared infrastructure and energy initiatives. There should be an integrated economic plan for Nepal, Bangladesh, Nepal, Bhutan and the Seven Sisters, he said, referring to the northeastern states of India. We have more to gain together than apart. हम एक हैं। एक नया इकोनॉमिक जोन जन्म ले रहा है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर स्टेट्स के दरमियान, और तय पा गया है, तो तय पा गया है, बस आप समझ लें कि हो गया है, मतलब अब इस पे कैसे होगा, हो गया है, ठीक है। डॉक्टर यूनुस ऐसे ही नहीं कह रहे, वो हो गया बस। सेवन सिस्टर स्टेट्स जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, इसमें मोदी सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक तरह से अलहदगी का ऐलान है। अलहदगी का, आप जो भी कहें, तो मोदी का कोई ताल्लुक नहीं है, मोदी सरकार का। बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इकोनॉमिक जोन जो है वो जन्म लेगा, और बहुत कुछ है हमारे पास ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए। और आपको पता है ट्रेड में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है? प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये जो इलाका है ये बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, और यहाँ पर जो है वो, और चाइना भी इंटरेस्टेड है ट्रेड में, चाइना भी इंटरेस्टेड ट्रेड में, सारी दुनिया। ये जंगे वंगे ये तो इन्होंने पता नहीं क्या ड्रामा किया बीच में। तो एक तो ये इनकी सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में ऐलान, जैसे जंगबंदी का ऐलान जो है वो ट्रंप ने किया है, इस तरह से उन सेवन सिस्टर स्टेट्स का नाम नहीं लिया, बल्कि वहाँ पे अनाउंस कर दिया है डॉक्टर यूनुस ने कि हमारा नेपाल का, भूटान का यहाँ पे एक सेवन सिस्टर स्टेट्स के साथ ये एक जो है इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि जो हिंदू बड़ा न्यूज़पेपर है उनका भी आज ज़मीर जाग, उन्होंने भी ऐलान बगावत बुलंद कर दिया। और ये मैप 3 उन्होंने जनाब जो मैप शाये किया है विद न्यू पोप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैथोलिज्म इन इंडिया, तो उन्होंने जो इंडियन कैथोलिक्स प्रोफाइल, उसमें एक बड़ा सा उनका आर्टिकल है, और उसमें उन्होंने जो मैप शाये किया, उसमें सिक्किम जो है, उस सिक्किम की जो रियासत है, वो सिक्किम की रियासत भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है, हिंदू माफी। उन्होंने कहा भाई क्या मतलब है कि ठीक है, तो ये हर रियासत के ऊपर उन्होंने ये एक मजमून शाये किया है, और इसमें जो है वो नहीं है जनाब, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। चाइना ने फिर अपना मैप दोबारा जारी किया है, और उसमें अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे दोबारा ये कहा है कि ये हमारा इलाका है, ज़ेंगयांग, ठीक है ना, ज़ेंगनान, और ज़ेंगनान के नाम से उन्होंने कहा है कि ये हमारा इलाका है। और ये भी जहन में रखें कि अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है, वो जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि चेयरमैन माओ की जो मुट्ठी थी, उस मुट्ठी का एक जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि बाहर सूरत जाएगा, जो चाइना के मैप का हिस्सा है, ठीक है ना। नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, इसको वो, अगर आप चाइना का मैप देखें तो इसको वो दोबारा हम दिखा सकें तो इसको वो सेंगनान कहते हैं, ठीक है। और ये जो इलाके हैं, ये 27 इलाके हैं जिसके उन्होंने कहा है कि नाम तब्दील करने की कोशिश मत करना। इन्होंने नाम तब्दील ऊपर नीचे, उन्होंने कहा नाम तब्दील करने की कोशिश मत करना। 27 इलाके हैं, उन 27 में से 15 पहाड़ हैं, उसके नाम तब्दील कर रहे थे। 5 दरिया हैं, अच्छा सॉरी 5 रिहायशी इलाके हैं, 2 दरिया हैं, एक झील है, कुछ सड़कें हैं, उसके नाम। तो चाइना ने इनको कहा है कि आप नाम तब्दील ना करें, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दिया है कि आप नाम तब्दील करने का सोचे भी ना। और उनकी तरफ से जो है वो ये आज इनके एमई जो उन्होंने क्लेम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से बात गई, तो उन्होंने आगे से कहा कि चाइना जो है वो अपनी खुद मुख्तारी पे कोई बात नहीं करना चाहता और करेगा भी नहीं इस वक्त। लेकिन ये है कि ये ग्लोबल टाइम्स 44 इनको ग्लोबल टाइम्स को ब्लॉक कर दिए इंडिया में आज उन्होंने। तो ये 44th है
कि उन्होंने कहा है कि ये जो नाम है विद इन चाइनाज सॉवरेनिटी, इसको आप छेड़े भी ना, डिस्कस भी ना करें, सोचे भी ना कि ये कभी आपका हिस्सा थे, ठीक है। और द हिंदू 41st, इंडिया रिजेक्ट चाइनाज प्रिपोस्ट्रियस अटेम्प्ट्स टू रीनेम प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि रॉयटर्स ने फिर खबर दी है कि 42nd कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज लेटेस्ट रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस। तो ये एक दुनिया में इस वक्त एक मसला खड़ा हुआ है, वो है कि भाई ये कितने लोग, कितनी दुनिया, और ये नहीं कि कोई ट्रंप इनकी हमायत में बयान दे रहे हैं कोई दुनिया का। अच्छा, एक इन्होंने और आज बात की है जो मेरे लिए बड़ी अजीब सी एक इनकी तरफ से बात आई है, और ये इंडिया की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर अटैक्स हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया 38, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एज इंडिया हिट पाकिस्तान 6 नेशंस ने साइबर अटैक कर दिए हमारे ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे रोकेंगे, इस स्लाइड यहाँ रोकिएगा। वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट द कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर दैट टुक हैवी एनिमीज फायर, यानी पाकिस्तान नहीं है सिर्फ, ये अपनी तरफ से क्लेम करके, इंडिया वॉज अटैक्ड इन साइबर स्पेस टू बाय स्टेट बैक हैकर्स एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया विद बैकिंग ऑफ चाइना। ओ भाई, क्या बचा क्या है फिर? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब पे इल्ज़ाम डाल दिए। इन सबको जनाब चाइना सपोर्ट कर रहा था, तुर्की को भी चाइना कर रहा था सपोर्ट। अच्छा, तुर्की के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि तैयब एर्दोगन का जो मैसेज आया है पाकिस्तान के लिए खुल के, तो उनकी जो सारी जो टूरिज़म इंडस्ट्री और बाकी बैन करो और तुर्की को गालम गलूज, वो क्योंकि अब है कुछ नहीं ना। अच्छा, कुछ ट्रम्प को भी गालियाँ देने शुरू कर दी हैं, लेकिन वो अभी खुल के अपने वो मीडिया वीडियो से दिलवा रहे हैं, लेकिन अभी खुल के जो है इन्होंने दी नहीं है, वरना इनकी खूब पिटाई होती। अच्छा, फिर दूसरी जो एक बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कतर पहुँचे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कतर पहुँचे हैं। 200 बिलियन का कतर में मुआहदा साइन हो गया है। कतर में बहुत ज़्यादा कोई तकारीब या सच नहीं है, कतर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कतर में 200 बिलियन का बोइंग के साथ मुआहदा तय हुआ है। ये बोइंग कंपनी जो 1916 में बनी थी, उसकी तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा है। 165 जहाज़ कतर ख़रीद रहा है, जिसमें कुछ जेट आ रहे हैं और कुछ कतर एयरवेज के लिए। 165 165 200 बिलियन का मुआहदा हुआ है बोइंग के साथ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बात मैंने पहले कही थी कि जो MBS ने और प्रेसिडेंट एर्दोगन ने, उन सब ने एक बात की है, और वो बात यह है कि गज़ा के ऊपर आपने एक अनाउंसमेंट करनी है। अच्छा, स्टीव विटकॉफ जो है वो दरमियान में फिर दोबारा वो इसराइल गए, फिर वापस कतर आए, फिर वो पहुँचे हैं, फिर वो कतर आए हैं, और इसमें जो है अब इस वक्त नेतन्याहू मेरे ख्याल से अगले 24 घंटों में कोई अच्छी खबर की तवक्को है, वरना अच्छा इसी दौरान ये चूँ कर रहा था ना नेतन्याहू। अभी गज़ा में आज उन्होंने कल एक यूरोपियन हॉस्पिटल पर अटैक किया कि वो याहिया सिनवर के भाई वहाँ पे अहमद सिनवर हैं, लेकिन वो नहीं थे वहाँ पे। बहुत सारी क़यादत हमास की वहाँ से निकल चुकी है, कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ वहाँ पे नहीं है। ये इसराइल इस वक्त टोटल वही हालात हैं जो कि ज़ेलेंस्की के बने हुए हैं ना, कि आपके पास कोई इंटेल ही नहीं है कहीं से। एनीवे, तो ये है कि ये मामला जो है वो ये अटका हुआ है यहाँ पे कि ये ऐलान अब कौन करेगा और किस तरह से होगा, और ये फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर देंगे ट्रंप, खुद अनाउंस कर देंगे, या ये है कि वो विटकॉफ प्लान पे मान गए नेतन्याहू कि वो 70 दिन की जो है वो 90 दिन की आप करें, मैं जंगबंदी को तैयार हूँ, और इस दौरान 10 कैदी छुड़वा लें, ये कर लें। उन्होंने कहा खाना पीना लेके भी आपकी टीम्स नहीं जाएंगी, चेक भी कोई की टीम नहीं करेगी, लेकिन ये है कि वो इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये सारा का सारा मैंने कहा ना, ये नथी आपस में, ये अरब ममालिक का प्लान, ये अरब प्लान पे चल रहा है ना मामला। अब वो तो चला गया ना प्लान कि नेतन्याहू वहाँ पे मैं गज़ा में जाऊँगा और होटल बनेगा और ये बनेगा, वो तो सारा किस्सा रिवेरिया और ये वो सारा वो तो ख़त्म हो गया। अरब प्लान अमल होगा जो MBS और ज़ाहिर है इनिशियली इजिप्ट ने किया था, वो इजिप्ट जो रशिया में था, वो आप देखिए ना किस तरह से वो यहाँ पे नहीं थे जनरल सिसी, लेकिन विक्ट्री परेड में वो मौजूद थे। तो मुल्क इस वक्त बड़े एक्टिव हैं यहाँ पे बहुत सारे।
ये वो सारी दुनिया है जिसमें जिसमें जो है वो पाकिस्तान मौजूद है, तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान मौजूद है ना, हर जगह मौजूद है। मतलब आज़रबाईजान में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत पाकिस्तान मौजूद है हर जगह। यूक्रेन के साथ मामला तय हो रहे हैं, मोदी आउट। मशरिक़ वुस्ता के मामला तय हो रहे हैं, मोदी आउट। चाइना के साथ टैरिफ्स के मामला तय हो रहे हैं, मोदी आउट। मतलब हर जगह से इन्होंने, मोदी ने अपने मुल्क को आउट करवा दिया है, हर जगह से। टैरिफ साइन हो गए, अब वो सारे इंटरेस्टेड किस बात में, एआई हब का बनेगा। हालांकि इनके टेक के लोग बड़े अच्छे थे, अब सारा कहाँ इंडिया में अच्छे, मैंने आपसे ना क़यादतें फारिग कर देती हैं अपने पूरे मुल्क को, इस तरह की क़यादतें। इनके बड़े ज़बरदस्त लोग हैं इंडिया में जो टेक इंडस्ट्री में इधर उधर आ गए। सारे मामलात कहाँ तय हो रहे हैं जनाब, हब कहाँ बनने जा रहे हैं। इंडिया भी बन सकता था, इंडिया टेक हब बनता, सारे एप्पल वगैरह अगर चाइना के साथ मामला तय ना होते, चाइना से टैरिफ के मामला तय हो गए, सारी इंडस्ट्री चाइना, अभी इलॉन मस्क वगैरह सारे चाइना जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज वहाँ होंगी, या ये कि अरब ममालिक में आएंगी वगैरह वगैरह। ये आईमेक बना रहे थे बीच में, कहीं से पता नहीं क्या इसराइल में जाएंगे और ये करेंगे। भाई बिल्कुल गलत एनालिसिस होता है ना, फारिग हो गए हैं। अच्छा, अब जो तो दूसरी बात ये हो गई कि एक वहाँ पे डॉक्टर यूनुस ने ऐलान कर दिया। अच्छा, अब ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं कि पुतिन जो हैं वो इस्तांबुल आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने, देखें रशिया, एक तो ये थिएटर है ना ये वाला, ये तो अभी इसका फैसला होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप अगर वापस जाते हैं और जंग पीछे छोड़ जाते हैं और नेतन्याहू नहीं बात सुन रहा, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और अंदाज़, वो हुतीज़ ने आज खूब मारे हैं मिसाइल, खूब मिसाइल मारे हैं दोबारा इसराइल पे, वो सारे नहीं बज रहे हैं सारा दिन वहाँ पे। वो थोड़ी देर के लिए रोके थे उन्होंने, नेतन्याहू का वो ट्रायल शुरू हो गया है, तो नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया, वो मुकदमा चल रहा था, बीच में खबर आई स्टीव वित्कॉफ दोबारा आ गए हैं, वो ट्रायल में से निकल के गए, स्टीव वित्कॉफ से मिले, इसकी वो वहाँ पे चले गए कतर। तो सवाल ये है कि दूसरा जो है वो तुर्की, इस वक्त तुर्की में बड़ी सेलिब्रेशन है ये हफ्ते, तुर्की में जश्न इसलिए हो रहा है, 3-4 चीज़ें तुर्की ने की। एक तो अहमद शरा, सऊदी अरेबिया और तुर्की दोनों एक पेज पे आए कि यहाँ से असद को भगाना है और अहमद शरा को लेकर आना है। फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि PKK फारिग हो गई, जो दहशतगर्द तंजीम थी, ठीक है, ये हमारा बरादर मुल्क तुर्की। तीसरी बात ये कि इस गुफ्तगू में अहमद शरा के साथ जो MBS की गुफ्तगू हो रही थी, तो रजब तय्यब एर्दोगन जो थे वो वीडियो पे वो शरीक थे, ठीक है, और उनकी भी बात हुई और सारे इन सब ने इकट्ठे बात। अब देखिए कैसे मुल्क एक साथ ऐसे इकट्ठे हो गए हैं सारे। अच्छा, इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि नेतन्याहू मान गए हैं इस बात पे कि जो वित्कॉफ प्लान था कि वो 90 दिन की और ये और वो सारा मान गए, लेकिन अब बात आगे जा रही है, क्योंकि अब तो ये है ना कि ये तो बात पहले कर देनी थी, तो क्या उसी बात पे आमादा होते हैं, या ये है क्योंकि इसमें दूसरी रियासत का ऐलान होता है, तो ये जहन में रखें कि वेस्ट बैंक का ABC इलाका जो था, जो कि कैंप डेविड माहदे के तहत जो है वहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास था, लेकिन यहूदी आबादकार वहाँ आबाद हो गए। तो जिन्होंने गज़ा से निकालना था, गज़ा से भी लोगों को निकालना था ना, फारिग करना था, आज भी काफ़ी शहादतें हुई हैं, लेकिन खैर है, ये जा रहा है इंशाल्लाह, ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो जब उनको गज़ा से निकालने की बात कर रहे थे, तो इन गुंडों को नहीं निकाल सकते जो ये मगरिबी किनारे पे काबिज़ हैं। ये 2 मिनट के अंदर ये खुद घर छोड़ के भाग जाएंगे अपने। ये तो बदमाशी उस वक्त तक की होती है जब आपके उस सर पे हाथ होता है किसी का, उसके बाद तो चिकन आउट 2 मिनट में। अब जो ज़ेलेंस्की हैं उनको ही ऑर्डर आया हुआ है कि तुमने इस्तांबुल पहुंचना है। अच्छा, पुतिन ने वहाँ से टीम ऐलान कर दी अपनी टीम का कि सर्जाई लेवरोव जाएंगे और उनके साथ जो है वो होंगे, उनके दूसरे लोग लीड करेंगे, लेकिन पुतिन नहीं आ रहे। ट्रंप अभी तक कह रहे हैं, उन्होंने कतर में भी उतरते ही कहा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पुतिन की कॉल का, कि पुतिन वहाँ से ओके करें तो मैं इस दौरे का अख्तिताम करूँ टर्की में। अच्छा, स्टीव वित्कॉफ ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो जुमे के रोज़ तुर्की में होंगे। स्टीव वित्कॉफ, अच्छा स्टीव वित्कॉफ ज़ाहिर है यूक्रेन में भी तो इन्वॉल्व है ना, तो ये यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ मामला तय होगा तो स्टीव वित्कॉफ वहाँ जाएंगे। स्टीव वित्कॉफ ने कह दिया मैं वहाँ जा रहा हूँ। मार्को रूबियो ने तो वैसे भी जाना था क्योंकि नेटो का एक इजलास हो रहा है, लेकिन मार्को रूबियो उस मुलाकात में भी शरीक होंगे जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान बराह रास्त होगी, लेकिन उसमें पुतिन नहीं आ रहे। पुतिन नहीं आ रहे। अगर पुतिन, अच्छा पुतिन ने अब एक मैसेज भेज दिया है
क्योंकि ट्रंप, अब जाहिर है कि यूएई का दौरा है और कल ख़त्म हो जाएगा मशरिक़ वस्ता का वापस, तो फिर ट्रंप, तो पुतिन ने आज अभी मैसेज भेजा कतर कि आज 12 बजे रात तक इंतज़ार करें। मतलब मैसेज दिए है कि रात 12 बजे के बाद पुतिन फैसला करेंगे कि वो टर्की पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। अच्छा, अब अमेरिकन जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं किसी के, भाई मतलब एक ये मामला जंगबंदी का जो भी है, उधर वो ज़ेलेंस्की तड़प रहा है क्योंकि उसमें अच्छा यूरोप आउट है, पूरा यूरोप आउट है। वो सारे लोग जो बैठे हुए थे, वो सारे मुख्तलिफ शख्सियात जो बैठी हुई थी ना, वो सारी आउट हैं। मामला कौन तय पा रहा है? वही याल्टा 2 मामला कैसे तय पा रहा है? अमेरिका और रशिया, और वेन्यू क्या है? टर्की। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि इतनी तो इज्जत रख लें मेरी कि पुतिन आ जाए मुझसे बात करने, मुझे सर्जाई लेवरोव के सामने, बाकी लोगों के सामने ना बिठाएं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन मसला ये कि उसके पास कोई कार्ड नहीं है, क्योंकि उधर से अगर ये सीज़फायर ना हुई, प्रेसिडेंट ट्रंप वापस चले गए, खुश, प्रेसिडेंट ट्रंप खुश हैं, वो डील साइन हो गई, सब कुछ हो गया, मिनरल्स की भी हो गई, और सीज़फायर ना हुई, पुतिन ने अगले कुछ दिनों में वो ठुकाई करनी है ज़ेलेंस्की की, वो ठुकाई, क्योंकि जंगबंदी नहीं हुई ना भाई, जो ट्रंप ने लेना था वो ले लिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये नहीं मानता, ये नेतन्याहू चूंचा करता है, अरब प्लान करके वो चले गए और छोड़ दिया, फिर हुतीस क्या, इजिप्ट क्या, सारे मुल्क, अहमद शारा, आगे पीछे जो धुलाई होनी हो, जो धुलाई होनी। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि आप मतलब है कि सोचें आगे जाके अब्राहम अकॉर्ड का गौर करें, सऊदी अरब पे कोई दबाव नहीं डाला। वो उन्होंने इशारा दिए कि मतलब है कि अभी भी वक्त है भाई इनके लिए, नेतन्याहू के लिए। ज़ेलेंस्की जो है या तो जाएगा, और बहुत बड़ी फेवर होगी प्रेसिडेंट पुतिन अगर रात को कह देते हैं कि ट्रंप, और वो ट्रंप के लिए करेंगे, ज़ेलेंस्की की क्या हैसियत है, वो ट्रंप से मिलने के लिए ट्रंप वहाँ फ्लाई कर जाएंगे। और दूसरी सूरत में ये होगा कि ट्रंप कल यूएई से वापस, और ज़ेलेंस्की या उनकी टीम जो भी जाती है वो खुद नहीं जाते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा हुआ तुम खुद जाओ, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मुझे रोको, मुझे रोको, मुझे रोको। लेकिन ये है, और यूरोप आउट है इसमें से, तो ये। लेकिन स्टीव विटकॉफ की तरफ से जो बात अभी हुई है ना कतर में कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मार्को रूबियो का तो वहाँ नेटो का इजलास मैंने बताया था ना, वज़ीर ख़ारजा का हो रहा है, मार्को रूबियो का तो समझ में आता है मुझे, लेकिन स्टीव विटकॉफ का वहाँ पे जाना जो है, या ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद नहीं जा रहे, उन्होंने कहा है कि स्टीव विटकॉफ से कि तुम ही जाके इस मामले को सीज़फायर करवाओ जाके, और पुतिन ने कहा है कि मैं आज रात को बताऊँगा 12 बजे तक, और अगर रात 12 बजे तक वो नहीं बताते, अगर कह देते हैं मैं आ रहा हूँ टर्की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप टर्की निकल जाएंगे। अगर वो कहते हैं मैं नहीं आ रहा, कोई उनकी तरफ से मैसेज नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर आइंदा के लिए इसको रखा जाए। लेकिन रजब तय्यब उर्दोगन से बहुत डिटेल बात हुई है, और उसमें गज़ा ख़ास तौर पर डिस्कस हुआ है कि गज़ा के ऊपर आप यहाँ से ऐलान करके जाएँ, और अगर ऐलान करके नहीं जाते वो खैर है, फिर वो बाकी खुद ही निपटा जाएगा पीछे मामला जो है ना यहाँ पे। तो ये आखिरी मौका है नेतन्याहू के लिए, और ये वो है जिसके पीछे वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी चल पड़े, और टोटल जो कुछ दुनिया में हो रहा है उससे वो आइसोलेशन में। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं नेपाल और बांग्लादेश के साथ एक इकोनॉमिक हब बनाने का मुआहदा कर चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।